हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। और हम आज बीएड प्रथम वर्ष की बात करेंगे। बीएड प्रथम वर्ष में आज सेकेंड पेपर की बात करेंगे। अभी आपने मेरा पहला पेपर का वीडियो देखा था। आज सेकेंड पेपर का वीडियो मैं लेके आया हूँ। जो विषय है बीएड सेकेंड पेपर का, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, सेकेंड पेपर बीएड का है। और एमसीक्यू 253 क्वेश्चन है इसमें। और आपको बता दें, अभी मेरा पिछला वीडियो जो था काफ़ी अच्छा वीडियो रहा। वो काफ़ी लोगों ने उसको देखा, 1000 से ज़्यादा उसके व्यूअर्स एक ही दिन में हो गए थे। और मैंने छात्राओं से उसका ओपिनियन लिया था कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो छात्राओं ने सबने बताया कि 40% तक आपका पेपर उससे फंसा था, आया था। अच्छा सभी लोगों ने किया था। तो उसी के आधार पर मैंने दूसरा वीडियो आपका सेकंड पेपर बनाया है। आप इस वीडियो के माध्यम से भी एग्ज़ाम में टॉप करेंगे। तो यहाँ से एमसीक्यू हमारा क्वेश्चन पढ़ें। आगे आपके क्वेश्चन हम ले आ रहे हैं। 253 क्वेश्चन हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के आधारित पाठ्यक्रम बीएड के आधार पे बनाया गया है ये क्वेश्चंस। और आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो हम आ गए हैं अपने क्वेश्चंस पे। आप क्वेश्चन आपके सामने है और आप पढ़ रहे होंगे। बीएड प्रथम सेमेस्टर शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, विषय का नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। सभी छात्राएं वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे नंबर लाने के लिए इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो मैं उम्मीद ज़रूर करूंगा कि जो स्टूडेंट्स बीएड प्रथम वर्ष में हैं ज़रूर अच्छा नंबर आएगा। पहला क्वेश्चन हम आते हैं, बहुविकल्पी मल्टी चॉइस क्वेश्चन है ये पूरा। इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन आएगा सेकंड पेपर पे। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है जे.एम. स्टीफन। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई थी 1889 में रखी गई। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला किसके प्रयासों से 1889 में रखी गई? स्टेनेल हॉल के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, यह कथन है क्रो का। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? व्यापक है। अगला सवाल है आपका, गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे किससे है? यहाँ उपयुक्त सभी है, केवल शिक्षा से, केवल दर्शन से, केवल मनोविज्ञान से। तो यहाँ आपका डी होगा, सभी विषयों से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 10 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। इसका उत्तर हमें नहीं मिला। आप अच्छे बुक्स के एक बार देख सकते हैं या गूगल से चेक कर सकते हैं इसका आंसर। अगला सवाल आपका है 11 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है किसका? स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है मनोविज्ञान की। नैदानिक विधि दूसरा नाम है जीवन इतिहास विधि का। विकासात्मक विधि को कहते हैं जेनेटिक विधि। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता हैं फ्रायड हैं। अगले क्वेश्चन पे, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति को मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है एवं दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? यह है अंतर्दर्शन विधि कहलाता है। बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं होती है शैशवावस्था से। बालक का विकास वंशानुक्रम का वातावरण है योगफल। अगला सवाल है आपका, विकास के संबंध में गलत कथन है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला सवाल आपका है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। गर्भ में सर्वप्रथम किस अंग का निर्माण होता है? सिर का। बाल विकास के व्यवहार का अध्ययन है वैज्ञानिक अध्ययन है।
अगला सवाल आपका है 24 नंबर, विकास लयात्मक होता है, समान नहीं, यह कथन है हरलाक का। अगला सवाल है आपका, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है, वैश्विक भिन्नता का सिद्धांत है। वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, उपयोग सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं, यह किसने कहा? वाटसन ने कहा। बालक विकास का विषय क्षेत्र संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान से। अभिवृद्धि में कितने परिवर्तन होता है? उत्तर है आपका आकार तथा परिणाम दोनों में। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से है। व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित समय में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। विकास का सिद्धांत नहीं है, सामाजिक प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है। किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों को ग्रहण करते हैं? उत्तर है प्रत्यागमन का नियम। जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक एवं प्रगतिशील श्रृंखला को कहते हैं विकास। वृद्धि एक विकास दूसरे के है पूरक। मानव विकास होता है गुणात्मक एवं मात्रात्मक। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया है? स्किनर के द्वारा। वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, उपयोग सभी। विकास के संबंध में गलत कथन है वर्तुलाकार गति। किसने बाल्यावस्था को प्रतिबंधित का काल माना है? किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा। कौन है ये? कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है। आगे है 42 नंबर, किसने बाल्यावस्था को मिथ्या एवं छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है? रास के द्वारा। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। बी हरलाक के अनुसार बाल्यावस्था का काल है 3 से 12 वर्ष। चुस्ती की आयु एवं समूह की आयु कहलाती है बाल्यावस्था। बी हरलाक के अनुसार बचपना अवस्था की आयु है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। अगला सवाल आपका है, चाइल्ड एंड सोसाइटी का रचयिता है एरिकसन। बाल्यावस्था को काम की प्रस्तुत अवस्था किसने कहा? सिमंड फ्रायड। 49 नंबर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। बालकों में नई खोज करने की तथा घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कब? उत्तर बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था चलती है 12 वर्ष तक। फिलिंग द ब्लैंक्स है को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। किसको? बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर आपका, को खिलौना की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौना की आयु कहा जाता है। टोली पूर्व अवस्था कहलाती है पूर्व बाल्यावस्था। किस अवस्था में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है? बाल्यावस्था में ही बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसमें दिया है सभी, जैसे प्रतिवस्था की भावना, बहुमुखी प्रवृत्ति, संग्रह, तो सभी होता है। अगला सवाल आपके सामने है 56 नंबर, बाल्यावस्था में शिक्षा डांट फटकार की अपेक्षा किस आधारित होनी चाहिए? उसका उत्तर है प्रेम और सहानुभूति। बाल्यावस्था में बालक नवीन वातावरण को जानने का प्रयास किस कारण करता है? जिज्ञासा और प्रबलता। शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता किस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है? बाल्यावस्था की। अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस शब्द का हिंदी अर्थ है किशोरावस्था। तनाव एवं संघर्ष का तनाव एवं तूफान की अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। किशोरावस्था की समयावधि है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है अवसरों की प्रतिकूलता। वीर पूजा की अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था को। एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं स्टेनर हॉल।
अगला है 66 नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स में दीवास्वप्न के विचरण करने की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है किशोरावस्था में। अगला है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है कथन किसने कहा? रास ने। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। किस अवस्था में बालक अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। अगला सवाल आपका है फिल इन द ब्लैंक्स को जीवन का परिवर्तन काल, बसंत काल एवं अप्रसन्नता का काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था को शारीरिक विकास नहीं है क्या? मुस्कुराना। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संग्रह की प्रवृत्ति। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किरपैट्रिक ने। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण है प्रकट करती है किशोरावस्था करती है। सर्वाधिक गहन एवं जटिल सामाजिकरण काल है किशोरावस्था। वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख आधार है वंशानुक्रम। वैयक्तिक भिन्नता की अवधारणा ने किस शिक्षण विधि को जन्म दिया है? उत्तर है डाल्टन विधि। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जानी जा पड़ती है। यह कथन है टायलर का। एक ही व्यक्ति का अपनी दो योग्यताओं को या सुलगुणों में भिन्न होना समझा जाता है, अंतर व्यक्ति भिन्नता होगा। वैयक्तिक भिन्नता के कारण क्या है? अनुक्रम और वातावरण है। स्कूली बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है डी सही होगा, उपयुक्त सभी में, जैसे मानसिक रुचि संबंधित और शारीरिक सब है। 83 नंबर आपका है क्वेश्चन आपके सामने। वैयक्तिक भिन्नता का स्वरूप प्रकृति बहुत जटिल एवं बहुआयामी है। यह कथन है स्किनर का है। वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर पार्कहर्ट ने बालकों के लिए शिक्षा की पद्धति दी है डाल्टन पद्धति। वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार हैं उपयुक्त सभी, शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, स्वात्म भिन्नता सभी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यदि एक ही विषय को एक ही तरीके से तथा एक ही समय पर दो व्यक्ति सिखाते हैं तो भी उनकी धारणा करने की क्षमता अलग अलग होती है, यह किस कारण होता है? तो इसका उत्तर है धारणा की भेदी दर। अगला है निम्नलिखित कारण वैयक्तिक भिन्नता के सिवाय है। शिक्षा व्यवस्था। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे के में भिन्न होते हैं। विकास की दर। बालकों की भिन्नताएं प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, वातावरण संबंधित उद्दीपकों की भिन्नता का परिणाम होती है। कथन किसका है? गैरिसन। एक व्यक्ति की योग्यता का दूसरे व्यक्ति की योग्यता से भिन्न कहलाता है अंतर व्यक्ति भिन्नता। जब दो या दो अधिक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं अन्य चीज़ों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें पाई जाने वाली भिन्नता कहलाती है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है, उत्तर होगा परिवार। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर किया जाता है, इसका उत्तर है डी उपयुक्त सभी, जैसे कार्य समिति का आकार, पाठ्यक्रम का निर्माण, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन आपका है और 94 नंबर है आपके सामने। शिक्षण कराते समय सामान्य कक्ष में शिक्षक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर होना चाहिए? इसमें लिखा है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन की विधि नहीं मानी जाती है, क्या है? परिपक्वन। अगला सवाल आपके सामने है राम प्रत्येक पाठ को शीघ्र सीख लेती है जबकि श्याम उसी पाठ को सीखने में अधिक समय लेता है, यह दर्शाता है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता का कारण है, इसका उत्तर है वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। व्यक्तिगत भिन्नता का आशय है कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता व संज्ञानात्मक दशा में समान तथा एक जैसे नहीं होते। अगला सवाल है आपके सामने। छात्र व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षकों को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता के मिलान के संबंध में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, इसका सी सही है। ए व बी दोनों। व्यक्ति के
व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि एवं योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों। अगला सवाल है आपका, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा देने के लिए उपयुक्त विकल्प है। उत्तर है बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। अगला सवाल आपके सामने है 102 नंबर सवाल, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, जीविकापार्जन के उद्देश्य के पूर्ति के लिए होना चाहिए। इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तो इसका है स्पष्ट एवं स्थिर आत्म प्रत्यय। निम्नलिखित में से सुलेमित नहीं है। इसका डी है, किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है, जर्सिल्ड ने कहा था। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। इसका उत्तर है सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से सुलेमित नहीं है। बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण गुणनफल है, गैरेट ने कहा। अगला है, अभिवृद्धि के विषय में सत्य कथन है। अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन है, बालक के विकास का अध्ययन। और अगला है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिताओं में शामिल नहीं है। इसका डी सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के छात्रों के उचित मूल्यांकन में सहायता करता है। अगला है 110 नंबर सवाल आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? इसका उत्तर है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित समस्या है शैक्षिक पिछड़ापन। आपने अभी क्वेश्चन देखा और मैंने उत्तर भी बताया, प्रश्न भी बताया, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें और ये उत्तर भी दिया है, आप इसे एक बार उत्तर मिला लीजिएगा। हो सकता है हमें कोई उत्तर बताने में गलती हो गई हो। और अब हम आते हैं इकाई 2 पर। इसमें भी आपको सवाल अच्छे मिलेंगे पढ़ने को। आप इसे अच्छे से पढ़ें और अपना अच्छा नंबर ले आएँ। तो आगे पढ़ते हैं हम। अधिगम में करना कौन से पक्ष से संबंधित है? उत्तर है अधिगम के गतिक क्षेत्र। दूसरा सवाल है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? परिपक्वता एवं आयु। अधिगम के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? आध्यात्मिक। सीखना विकास की प्रक्रिया या कथन किसका है? वुडवर्थ का है। अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तनों को कहा जाता है अधिगम। कौन सा अधिगम अस्थायी होता है? देखकर एवं समझकर होता है। अधिगम की प्रभावशील विधि है उपयोग सभी। अगला सवाल है, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है प्रत्याक्षात्मक सीखना। अगला है, अधिगम मानसिक क्रिया है। प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है अधिगम। प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। कथन है गेट्स का। अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पादन होगा। अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है परिपक्वता। निम्नलिखित में से अधिगम किससे प्रभावित नहीं होता है? राष्ट्रीयता से। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? गुथरी ने। अधिगम की विशेषताएं उपयोग सभी, सार्वभौमिकता, निरंतरता, परिवर्तनशीलता। उपयोग सभी होगा। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। एनिमल इंटेलिजेंसी पुस्तक है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? 3 हैं। एक बालक अतीत की समान स्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह अधिगम के किस नियम के संबंधित है? प्रभाव के नियम। निम्नलिखित में से अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तनाव का नियम। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में सहायता करता है। यह विचार दिया गया थॉर्नडाइक द्वारा। निम्नलिखित में से असंगत चुनिए। कोहलर और कबूतर।
अगला है आपका दी ई कंडीशंस ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसकी है? गैरने का। तो मैं समझ रहा हूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्वेश्चंस को मेरे। अगला सवाल आपका है थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है? हिलगार्ड की है। सीखने के गौड़ नियमों की संख्या 5। थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? व्यवहारिक सिद्धांत में। कक्षा में जब शिक्षक के आने का समय था ठीक उसी समय चपरासी आ जाता है तथा बालक उसके सम्मान में खड़ा हो जाता है। यह अधिगम सिद्धांत है किसका? शास्त्रीय अनुबंधन। अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंध की भाषा में क्या कहा जाता है? अनानुबंधित उद्दीपक। संबंध प्रक्रिया सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया, प्रतिस्थापन अधिगम, अनुबंध अधिगम। तो इसका सही उत्तर सब होगा, उपयुक्त सभी। पावलोव के अनुबंध प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को कहा जाता है अनुबंधित उद्दीपक। अगला आपका है 34 नंबर कंडीशनाइड रिफ्लेक्सेस तथा लेक्चर्स ऑन कंडीशनाइज्ड रिफ्लेक्सेस पुस्तकें हैं। पावलोव की है। स्कीनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्रिया प्रसूत अनुकूल सिद्धांत का। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत प्रतिपादन किया स्कीनर ने। अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक हैं कोहलर। अगला सवाल आपका है क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? ऐच्छिक। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को प्रकार की क्रियाओं को विभाजन किया गया है 2 भागों में। क्रिया प्रसूत का संबंध होता है उत्तेजना से। उद्दीपन प्रसूत का संबंध होता है उद्दीपन से। समायोजनशीलता का विकास अधिगम के किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत के। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई 3। बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं हैं उपयोग सभी। जो संबंध स्कीनर का चूहों से, थार्नडाइक का बिल्ली से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? वनमानुषों से था। द व्हीलर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक है स्कीनर का। निम्नलिखित में से कौन सा यस आर अधिगम से संबंधित नहीं है? ब्रूनर का। अंतर्दृष्टि अधिगम का किसका परिणाम है? समग्रति प्रत्यक्षण का है। वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है। उत्तर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। कोहलर संबंधित है अधिगम सिद्धांत से। ब्रूनर का सिद्धांत निम्न से किस श्रेणी में आता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत में आता है। एक छोटा सा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है? उत्तर है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला है आपका सवाल आपके सामने। बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? उत्तर है अनुकूलित अनुक्रिया। अगला सवाल आपका सामने है इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाने के कारण को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जानेंगे? उत्तर है उद्दीपक प्रतिक्रिया। सीखी हुए ज्ञान कौशल का विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग कराने को कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो कहलाता है सकारात्मक स्थानांतरण। जब सीखा गया कोई कार्य किसी अन्य कार्य को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है तो कहलाता है ऋणात्मक स्थानांतरण। स्थानांतरण सामान्यीकरण है क्योंकि यह एक नए क्षेत्र तक विचारों को विस्तार है। यह कथन है किसका? पीटरसन का है। विकास पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है। सवाल पढ़िएगा। विकास पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है परंतु चाय पीकर वह गहरी नींद में सो जाता है। वाह भाई वाह। यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? नकारात्मक का है।
एक बालक को साइकिल चलाना आता है, वह बाइक खरीदता है। समझिए, एक बालक को साइकिल चलाना आता है परंतु वह बाइक खरीदता है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाता है। यह अधिगम कौन सा स्थानांतरण है? सकारात्मक का। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने के बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो वह कहलाता है शून्य स्थानांतरण। अधिगम की प्रक्रिया में अधिगम स्थानांतरण हो सकता है शून्य, नकारात्मक, सकारात्मक सभी होगा इसका। जब व्यक्ति दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ बाएं हाथ से लिखना सीखने में करता है तो यह अधिगम स्थानांतरण कौन सा प्रकार है? द्विपार्श्विक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण के नाम से भी जाना जाता है सकारात्मक स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण का प्रकार नहीं है समतल स्थानांतरण। अगला सवाल आपका है, ऋणात्मक स्थानांतरण के नाम को भी जाना जाता है नकारात्मक स्थानांतरण के नाम से। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थितियों में किया जाता है तो इस कथन को कहते हैं शैक्षिक स्थानांतरण। गणित के जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के अन्य प्रश्नों को हल करने के काम में लाना उदाहरण है शैक्षिक स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत समरूप तत्वों के सीखने सिद्धांत प्रतिपादित किया थार्डनाइट। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण का सिद्धांत प्रतिपादन किया मूड। भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि के उदाहरण है धनात्मक पूर्णबल। अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कहते हैं शून्य अंतरण। निम्नलिखित में से असंगत चुनिए। तो आपका होगा स्थानांतरण में एक उपस्थिति में अर्जित ज्ञान, आदतों और प्रशिक्षण का किसी दूसरी परिस्थितियों के स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख होता है, सोरेनसन ने कहा है। अगला आपका है प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा उपयुक्त तत्परता के नियम हैं। तो पहला सही होगा, बालक जिस कार्य को सीखने के लिए तैयार है वह उसे सीख लेता है। अगला सवाल है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित असत्य कथन चुनिए। पहला होगा, मनुष्य निष्क्रिय होता है। अधिगम के वे कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ उपयोग सभी होगा, छात्र का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, उत्कृष्टता एवं इच्छा शक्ति, प्रेरणा एवं उपलब्धि। तो सही सबका होगा। 77 नंबर आपका हो गया। 78 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से असंगत चुनिए। असंगत चुनना है आपको। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है थार्डनाइट, यही असंगत था इसमें। अधिगम एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। कौन सा सिद्धांत दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार में सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया एवं पुनर्बल के परिणाम स्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जाता है? पहला सही होगा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला कारक है, तो इसमें है सामान्यीकरण, समझदारी, अर्जित ज्ञान। तो इसका उत्तर है डी सभी। यहाँ भी उत्तर दिया हुआ है सभी क्वेश्चंस के, 81 क्वेश्चंस यहाँ दिया है, आप उत्तर मिला सकते हैं। हम अगले टॉपिक पे आते हैं इकाई 3 में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें बार बार और लोगों को भी भेजें ताकि आप अच्छे नंबर लाएं। और इसीलिए मैं ये सारे वीडियो बनाया हूँ कि आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने प्रश्न है, बुद्धि किसका संपूर्ण योग है? इसका उत्तर होगा विभिन्न क्षमताओं का। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सर्वप्रथम 1895 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। बुद्धि का कार्य करने की एक विधि है, किसका कथन है? वुडवर्थ का है। बुद्धि एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बी ने। गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता की बुद्धि है, यह कथन है थार्डनाइट का। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन हैं। बुद्धि लब्धि का ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक हैं विलियम्स स्टर्न। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बीने। गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। निम्न में से किस विधि के प्रतिपादक थर्स्टन नहीं है? बुद्धि संरचना का सिद्धांत। अगला है बुद्धि चिंतन की योग्यता है अमूर्त।
टर्मन के अनुसार 50 से 75 बुद्धि वाले बालक को क्या कहते हैं? मूर्ख। सामान्य या औसत बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? 90 से 110। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है IQ M/CA × 100 है। आपका अगला सवाल है 15 नंबर, 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बालक को कहते हैं प्रतिभाशाली। बुद्धि लब्धि यह बताती है कि मानसिक विकास की योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। यह कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस का है। अगला सवाल आपके सामने है, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा के बीच का अनुपात है, वास्तविक आयु का अनुपात है। सन 1916 में बुद्धि लब्धि के विचार पर सर्वप्रथम प्रयोग किसके परीक्षण में किया गया? स्टैनफोर्ड बीने के। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120 होगी। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि को दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आधारित किया है? थॉर्नडाइक ने। गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में बुद्धि के कुल कितने कारक बताए? 120 कारक। प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया अल्फ्रेड बीने एवं साइमन द्वारा। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? 1922 में हुआ। बीने ने बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द कब जोड़ा? 1908 में। थॉर्नडाइक के बुद्धि प्रकारों को शामिल नहीं है कृत्रिम में। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? गार्डनर हैं। त्रिआयाम सिद्धांत के अन्य नाम हैं त्रिविम सिद्धांत, SI मॉडल, बुद्धि संरचना सिद्धांत। इसका उत्तर है सभी। और अगला सवाल आपका है 29 नंबर, गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया? मूल्यांकन का। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है आर्मी बीटा परीक्षण का। जलोटा ने कौन सा परीक्षण दिया? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है बहुतत्व सिद्धांत का। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं जड़ बालक। भाटिया परीक्षण का संबंध है बुद्धि मापन से। वैसलर परीक्षण का संबंध किससे है? बुद्धि मापन से। बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? जर्मनी बनाई गई। गार्डनर ने बुद्धि के 7 अधिमान निर्धारित किए। इन 7 अधिमानों में शामिल नहीं है भावात्मक बुद्धि। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि G एवं विशिष्ट बुद्धि यश की उपस्थिति का समर्थन करता है? स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है 71 से कम। भाटिया बैटरी का प्रयोग परीक्षण हेतु किया जाता है, बुद्धि के लिए किया जाता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का। सृजनात्मक किससे तात्पर्य है? नवनिर्माण। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का तत्व नहीं है? स्मृतिकरण। बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक। सृजनात्मक का मुख्य रूप से संबंध है अपसारी चिंतन से। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? सृजनात्मक में। निम्न में से सृजनात्मक को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है निद्रा। सृजनात्मक के पद हैं नवीनता एवं उपयुक्तता दोनों। सृजनशीलता का मापन किसने किया? गिलफोर्ड और टॉरेंस ने किया। टॉरेंस के तार्किकता परीक्षण में किसका मापन नहीं होता है? तार्किकता का नहीं होता है। भारत में सृजनशीलता का परीक्षण बालकों पर किसने किया? BK पासी ने। निम्न में से कौन सा अधिगम सृजनात्मक संबंध से संबंधित नहीं है? उच्च उपलब्धि से। अगला सवाल आपके सामने है, एक बालक अनुपयुक्त कचरे से उपयोगी तथा सुंदर वस्तुएं बनाता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता। वह बालक जो असंभव लगने वाली कल्पना करता है वह बालक है सृजनशील बालक। अगला सवाल आपका है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक एवं उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित कही जाती है रचनात्मक। अगला सवाल आपके सामने है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? उपयोग सभी है। मस्तिष्क उद्वेलन, दृश्य श्रव्य सामग्री, व्याख्यान निधि सभी होगा।
अगले सवाल पे आते हैं, सृजनात्मक का प्रमुख प्रशिक्षण किसने किया? गिलफोर्ड ने। वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त को कहलाती है सृजनात्मकता। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश का प्रश्न पूछता है। सृजनशील बालकों के विशेष लक्षण है प्रबल जिज्ञासा। किस विकल्प में सृजनात्मक के सही पद हैं? तैयारी, अनुकेशन, सहज बोध, पुनरावृत्ति। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है? यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है अशिक्षित वर्ग के लिए। स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का सिद्धांत है सामान्य व विशिष्ट, तीन खंड, द्विखंड, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। निम्न में से बुद्धि का स्वरूप है सीखने का योग्यता, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान, तो उपयुक्त सभी होगा। यहाँ भी उत्तर दिया हुआ है, आप उत्तर को एक बार मिला भी सकते हैं। अब आते हैं, लास्ट है आपका इकाई 4। यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे अच्छे से तैयार करें और अगला पेपर दें। प्रश्न आपके सामने है, बहुविकल्पी प्रश्न। व्यक्तिगत पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा किस शब्द से बना है? तो इसका उत्तर है पर्सोना, पर्सोना, ठीक है। व्यक्तित्व का अर्थ होता है रूप एवं गुणों का समाविष्ट। पर्सोना का अर्थ है नकाब। अगला सवाल है, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन किसने कहा? वैलेंटाइन। अगला सवाल है, व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार शरीर में कितने द्रव पाए जाते हैं? 4। हिप्पोक्रेट्स द्वारा प्रतिपादित शरीर में पाए जाने वाले पदार्थ हैं पीला पित्त, काला पित्त, रक्तपित्त, तो इसका उत्तर है सभी, उपयुक्त सभी। हिप्पोक्रेट्स के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? द्रव पदार्थ के आधार पर किया गया है। अगला सवाल आपका है, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? क्रेसमर ने। सोमैटोटाइट सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तित्व का वर्गीकरण है गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। युंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है पूर्वमुखी। मनोवैज्ञानिक के अनुसार कोई भी दो बालक समान नहीं हो सकते हैं। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह परिभाषा दिया गिलफोर्ड ने। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत कौन दिया? फ्रायड। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशाक्रम, वातावरण, तो दोनों होगा, ए एवं बी दोनों होगा। व्यक्तित्व की विशेषताओं में शामिल नहीं है अभिप्रेरणा में। अंतर्मुखित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है सामाजिक कार्यों और रुचि में। आलपोर्ट एवं कैटिल के अनुसार शील गुण की संख्या 12। शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है चोगागार। आपका 20वां सवाल है, अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं थायराइड, एरिडिल, थाइमस, तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला सवाल आपके सामने है, व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो किसी व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं, यह कथन किसने दिया? आलपोर्ट ने। स्पिंगर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया? 6। व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? इसका उत्तर है जीवन कथा परीक्षण। अगला 25 नंबर आपका सवाल है, रोडसा स्थायी धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? प्रक्षेपी। अगला है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के अन्य किस नाम से जाना जाता है? मूरे एवं मार्गन टेस्ट। अगला सवाल आपका CAT प्रशिक्षण बालकों के लिए है। निम्न में से आत्मनिष्ठ विधि है इतिहास, जीवन इतिहास विधि, शारीरिक परीक्षण। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण किसने प्रस्तुत किया? लियोपोल्ड बैलक। CAT व्यक्तित्व परीक्षण कौन सी विधि है? प्रक्षेपी। अगला सवाल आपके सामने 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी प्रक्षेपण तकनीकी नहीं है? व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्तिगत परीक्षण की प्रक्षेपी विधि को पहचानिए। शब्द साक्षर परीक्षण होता है। प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण का निर्माण कब हुआ?
1925 में हुआ। प्रश्नावली व्यक्तित्व का प्रशिक्षण की कौन सी विधि है? आत्मनिष्ठ। TAT व्यक्तित्व का प्रशिक्षण पूरा नाम है थेमेटिक अप्रेंटिसशिप टेस्ट, पहला सही होगा। CAT व्यक्तित्व प्रशिक्षण किस आयु वर्ग के लिए है? 3 से 10 साल के लिए। TAT व्यक्तित्व प्रशिक्षण की में कार्ड की संख्या है 31 कार्ड है। रोडसा स्याही धब्बा प्रशिक्षण किसने दिया? हरमन रोडसा ने। व्यक्तित्व प्रशिक्षण की प्रशिक्षण विधि नहीं है CAT। कागज पेंसिल प्रशिक्षण किस विधि का दूसरा नाम है? प्रश्नावली विधि का। प्रश्नावली विधि किसकी देन है? वुडवर्थ का है। व्यक्ति इतिहास किस विधि किसकी देन है? टाइडमैन का है। व्यक्तित्व का सीलगुण सिद्धांत किसने दिया? आलपोर्ट व कैटल ने। व्यक्तित्व का शरीर रचना किसने दिया? शेल्डन ने। CAT व्यक्तित्व प्रशिक्षण के कार्ड की संख्या है 10। वाक्य पूर्ति प्रशिक्षण दिया पाइन व टेडलर। व्यक्तित्व प्रशिक्षण की प्रशिक्षित हुई विधियों में का अध्ययन किया जाता है अर्धचेतन मन। मन के प्रसन्न या स्वस्थ रहने को ही कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है संयोगात्मक अस्थिरता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं उपयोग सभी, आत्मविश्वास, संयोगात्मक परिपक्वता, सामंजस्य तो सभी होगा। मानसिक अव्यवस्था का कारण नहीं माना जाता है निद्रा। रोटी कपड़ा मकान है मौलिक आवश्यकता। मनुष्यों का मानव जगत में एक दूसरे के साथ समायोजन करना ही मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। कथन है मैनेजर मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक के लेखक है कैटल। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के महत्व का क्षेत्र है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जनक थे एडवर्थ। मानसिक अव्यवस्था से संबंधित है असंगत भय। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के पहलुओं में शामिल नहीं है सांस्कृतिक पहलू। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवंशिकता, सामाजिक वातावरण, शारीरिक विसंगतियाँ, उपयोग सभी होगा। स्किनर ने समायोजन को प्रक्रिया माना अधिगम को। समायोजन अधिगम प्रक्रिया है किसने कहा? स्किनर। आइजेनक ने किन्हीं दो अवस्थाओं की स्थिति को समायोजन कहा? सामंजस्य को कहा। व्यक्ति की अपनी संतुष्टि एवं आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित समायोजन है व्यावसायिक। समाज, परिवेश एवं परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करना कहलाता है सामाजिक। समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयत्नों का परिणाम है। कथन है वेन हेलर का। मुख्य रूप से समायोजन निर्भर करता है व्यक्ति पर। इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है? शारीरिक समायोजन की। किसने कहा है कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है? गेट्स ने कहा। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपने छोटे भाई पर नाराज़गी प्रकट करता है तो यह उदाहरण है व्यवस्थापना का। समायोजन प्रक्रिया है गतिशील का। प्रत्यक्ष समायोजन का एक तरीका है लक्ष्यों का प्रतिपादन। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूल सिखाने वाली प्रक्रिया का नाम है समायोजन। व्यक्ति एक प्राणी है तो क्या है? सामाजिक प्राणी है। कौन सी तकनीकी व्यक्ति के स्वरोगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? पृथक्करण। समायोजन के प्रकारों में शामिल नहीं है अस्थापन समायोजन, रचनात्मक, मानसिक तो उपयोग सभी होगा। समायोजन की प्रत्यक्ष विधि में शामिल नहीं है बाधा निराकरण। अंगूर खट्टे हैं यह कथन या उदाहरण है किसका? युक्तिकरण का है। किस प्रकार के व्यक्तित्व को क्रेसमर ने साइक्लॉयड की संज्ञा दी? प्रश्नचित्त एवं मिलनसार। समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। उत्तर होगा। अगला सवाल आपके सामने है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में शामिल नहीं है
इसका उत्तर है डी सही। उपयोग सभी है। आत्मविश्वास, सहनशीलता, सुगात्मक तो सभी होगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है मानसिक रोगों का उपचार करना है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कार्य नहीं है संक्रामक रोगों की रोकथाम करना नहीं है। सुलेमित कथन छाटिए, आपको सुलेमित करना था, तो यहाँ पे जो दिया है वो सभी सही है। व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है, वुडवर्थ ने कहा सही है। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, वैलेंटाइन ने कहा सही है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, गिलफोर्ड ने कहा। तो इसका मतलब उत्तर डी होगा, सभी सही है। अगला सवाल है लास्ट आपका अंतिम सवाल, व्यक्तित्व किसका गतिशील सम्मिश्रण है? इसका उत्तर है केवल आंतरिक तत्वों का। तो यहाँ आपने देखा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं और उत्तर भी दिया है, आप मिला सकते हैं। अगर किसी छात्राओं को किसी क्वेश्चन में भिन्नता लगता है या उत्तर में भिन्नता लगता है तो वो अच्छी पुस्तकों से अध्ययन करके उत्तर निकाल सकते हैं या गूगल से चेक कर सकते हैं। वैसे ये पूरा क्वेश्चंस लखनऊ विश्वविद्यालय के पैटर्न पे आधारित है। आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, मैंने प्रश्न भी बताया, उसके उत्तर भी बताया। आप वीडियो को बार बार देखें, अच्छा नंबर आप लाएंगे, गारंटी देता हूँ। अच्छे नंबर्स आएंगे, आप टॉप करेंगे। तो सभी वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को, भाइयों को और छात्रों को भेजें जिससे नंबर अच्छा आए। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है और मेरा चैनल यहाँ दिया हुआ है, आप सब्सक्राइब करें और घंटी पे क्लिक कर दें ताकि मेरे एजुकेशनल वीडियो और जो जॉब्स के वीडियो हैं और इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन, जॉब, एडमिशन सब आपको मिलेगा यहाँ से। एडमिशन से रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए वो भी मिलेगा आपको। जॉब से सर्च करना चाहते हैं, जॉब का भी मैं अपने फेसबुक पे लगाता रहता हूँ और ट्विटर पे लगाता रहता हूँ, यूट्यूब चैनल पे लगाता रहता हूँ, टेलीग्राम पे लगाता रहता हूँ। तो जुगनू प्रसाद बिंद के नाम से चैनल है, इसे आप जो है सभी जगह से लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, यूट्यूब से, टेलीग्राम से। जुगनू प्रसाद बिंद के नाम से चैनल है। आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप आगे बढ़ें और कोई भी इंक्वायरी हो तो मेरा नंबर दिया है 9532603215 और लास्ट का नंबर है आपका 8858712051। ये व्हाट्सअप भी नंबर है, कुछ पूछना हो किसी को तो व्हाट्सअप कर सकता है। ऑल द बेस्ट आप सभी स्टूडेंट को, थैंक यू। मैं जुगनू प्रसाद बिंद। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे इनबॉक्स में बताइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।